अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जो है वो खौफनाक मरहले पर दाखिल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी शदीद धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब पुल भी, पावर प्लांट भी, कोई भी चीज़ आज रात के बाद महफूज नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है कि ऐसी जगहों पे क्यों अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं जो वॉर क्राइम समझा जाता है। लेकिन खैर, वॉर क्राइम को कौन पूछेगा। यूनाइटेड नेशंस तो गैर फ़ाल हुआ है, कोई ज़्यादा फ़ाल नहीं है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इंटरनेशनली जो इसको कंट्रोल कर सके, और फिर जिसने करना है उसकी मर्ज़ी है। अब देखना ये है कि जवाब में ईरान क्या करता है और क्या ये धमकी कारआमद होगी, क्या ईरान गिव इन कर देगा, क्या पीस के लिए कोई चांस है। और एट द सेम टाइम इतनी बड़ी सुपर पावर ने अगर सारा एयर डिफेंस उड़ा दिया तो उसके जहाज़ क्यों बार बार गिर रहे हैं, वो क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ है, स्क्वाड्रन लीडर अली हमज़ा हैं और हमज़ा साकिब भी मुझे ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जंग अब यानी इसमें वॉर क्राइम्स कोई नहीं काउंट होने किसी भी तरफ से। देखिए, बात यह है कि इस वक्त टोटल मुबशर वो है जंग का कानून, ना यूनाइटेड नेशंस फाल है, बिल्कुल रिटर्न ना कोई जेनेवा कन्वेंशन है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ना कोई वो वॉर क्राइम्स है। किसने करना, मुझे बताइए कि आपके सामने ना यूनाइटेड नेशन से इसका अप्रूवल हुआ, ना इस, और आईसीजे ने ये बड़ा सख्त वॉर क्राइम्स की बात की है कि जी बिल्कुल डिसीजन गलत है, और इसके लिए ये उन्होंने खुद कल भी उन्होंने अनाउंस किए, बातें की हैं। व्हाट इज द फैक्ट? नोबडी बॉदर्ड। मिस्टर ट्रम्प सेड आई डोंट बॉदर अबाउट यूनाइटेड नेशन। जो व्हाटएवर आई एम डूइंग, दीज आर माय रूल्स, आई फॉलो द रूल्स, आई एम नॉट पुश्ड अबाउट एनीथिंग। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि आपने पहले 5 दिन बढ़ाए, फिर 15 दिन बढ़ाए। अपरेंटली तो यही लगता है, फिर आपने 15 दिन में अपने बिल्डअप किया, कंप्लीट 821 दिया है, आपने मरीन को आगे लिया है, आप सब अपने सब को सेट करने के बाद नाउ जो थ्रेटनिंग के, जो मैं स्टोन एज में कर दूंगा, क़यामत बर्पा कर दूंगा। आई मीन, ये कोई एक, मुझे बताइए कि एक प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर क्या ये जेब देता है ये बातें करते हुए? अब व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? आपने जो 4-5 दिन में करना था वो तो आप कर नहीं सके। आपने 1 महीना और 5 दिन हो गए हैं, यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव रिजल्ट्स। जो आप कहते हैं सब कर लिए, तो देन हाउ कम उनके लॉन्चर भी आ रहे हैं, मिसाइल भी आ रहे हैं, F-35 को भी गिरा रहे हैं, F-16 को भी गिरा रहे हैं, F-22 को भी गिरा रहे हैं, उसके बाद उसी तरह इजराइल का नुकसान भी कर रहे हैं। और सेकंड ये कि देखिए, इनमें बड़ा इस वक्त आपके सामने इनके 6-7 उन्होंने सीनियर जनरल्स को सैक कर दिया, जिसमें आर्मी चीफ भी है। लड़ाई हो रही हो, पूरी प्लानिंग हुई हो, can you afford to change a chief army staff? That means the military Pentagon is thinking is different. They are saying that this operation is not feasible. Boots on ground is going to be bogged down. और इससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी अमेरिकन की। ये बॉडी बैग भी आएंगे और प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनेंगे, और जो भी बार्गेनिंग चिप्स में ईरान में मोर हाई मॉडल ग्राउंड के ऊपर। और एक आपने बिला इस्तेमाल कर रहे हैं, जब एक मुल्क ये कह रहा है, आप देखें ना, आपका क्या आए थे, आप वो तैयार है कि 460 किलोग्राम जो आपका एनएच यूरेनियम है, दे विल नेवर गिव यू, बट दे कैन गिव यू टू सम अदर रिलायबल कंट्री। रशिया है, चाइना पे रखवा लेंगे। जीरो एनएच पे वो तैयार हो गए हुए थे आपके ऊपर। व्हाट हैव यू अचीव्ड? अगर आइए ये आके आपकी यही बात, आप बैठे मुज़ाकरात पे आ जाएं, 2 दिन रह गए हैं जो आपने मुज़ाकरात की बात की। ईरान ने तो ओपनली कह दिया कि हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकन मीडिया गलत बात कर रहा है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। और पाकिस्तान जिंदाबाद मीन्स कि दे हैव कन्वेड दे आर रेडी टू नेगोशिएट, दे आर रेडी टू कम एंड हैव अ सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे एक्सेप्टेड। इट इज अमेरिकन हैव टू डिसाइड। आपने 15 पॉइंट दिए, ओके, नाउ कम एंड टॉक टू, बात करें आके। दिस इज, इसका मतलब तो कंफर्म है कि 15 दिन के बाद दे वांटेड टू गेन टाइम एंड दे आर विन, बट दे डोंट नो कि व्हाट they will have destruction। आपके सामने अभी आई डोंट नो हाउ फॉर इज ट्रू कि अभी नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दे दी हैं और दे कैन गो 15,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद जो अभी ये आपके ये F-35 को गिरा रहे हैं, दैट मीन वो उन्होंने बड़े ही हर चीज प्लान करके रखी हुई है। और ये ऐसे F-35 से अनविंसिबल थे कि इसको कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हीट सीटिंग के पीछे जाते हैं। पहले वो एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां से वापस आता है,
और वो फिर मैन्योरेबिलिटी में करता है इस तरीके से कि वो इनसे 10-15 मैक की स्पीड से आता है वापस, और वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कंट्रोल में नहीं आता, वो इनको मार रहा है। तो आपकी बॉडी वांटेड, इट इज एनफ। आप क्या एक क़यामत कर देना, ये कोई आपने मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में यकीन करें, लुकमान मुबशर जो डिप्लोमेसी की ना कमाल की, उन्होंने ईरान को भी बार बार समझाया और खलीजी ममालिक को समझाया, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन और यही इजराइल का ख्वाब है कि ये ईरान और खलीजी ममालिक लड़ के अपने आप को सारे आपके पावर, उसके बाद गैस, ये और डीसैलिनेशन तबाह कर लें, और उसके बाद एक इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा कि ये ख़त्म, डिस्ट्रक्शन हो गई, इजराइल का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रही है। यकीन करें फील्ड मार्शल से राजसुमनी जो कर रहे हैं, आपको इमेजिन ये है कि ट्रंप से बात कर रहे हैं, इधर ईरान से बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे 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 किसी और बात का यकीन है। मैं एक्चुअली ये समझता हूँ, मैं फील करता हूँ, चलें समझना क्या, फील करता हूँ कि ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मखसूस लॉबी जो उनके करीब है वो सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही, वो उनको दे ही वो कटिंग्स रही है और वो क्लिप्स रही है जो मिसलीडिंग है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इफ ही डजंट हैव अ कॉमन सेंस, इफ ही हैज नो विजन, अब भैया आपके फील्ड मार्शल के फ्रेंड है वो, अब आप कह रहे हैं तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता। तो then he is not right to, मुझे आप बताइए कि क्या we doesn't have a common sense to understand what is happening। मैं तो ब्रिगेडियर साहब आपको पता है ना, मैं तो नॉर्मल दुकान हो उसको सलूट मार देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है जनरल स्टोर। मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं फील्ड मार्शल के किसी दोस्त के मतलब को बात करूँ। तो सॉरी, यहीं पे हम इस गुफ्तगू को अख्ताम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हम आते हैं आपके पास दोबारा। अली हमजा, थैंक यू वेरी मच। आप एक फाइटर पायलट रहे हैं, मुझे एक बात बताइएगा, पहले मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर पूछता हूँ। मैंने F-15s और F-35s जो इंजर हुए प्लेन्स और वो पायलट्स को इजेक्शंस करनी पड़ी, वो मैंने चेक किया तो सारों में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स लगी हुई थी। और मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो 100% उनका सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन 80% में वो बता रहे हैं कि हर पायलट को या क्रू को जो इजेक्ट करता है उन पे उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कभी दोबारा ज़िंदगी में फ्लाई नहीं कर सकते व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड कैटेगरी सी। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मार्टिन बेकर के मुतालिक, फिर मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर आता हूँ। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स हैं दे आर वेरी गुड, कि वो फायर हमेशा होती हैं 100% के, ऐसा नहीं होगा कि आपने सीट का हैंडल पुल किया और वो सीट फायर नहीं हुई। लेकिन जो 80% तो खैर अब चले, मैंने क्योंकि वो उस तरह नहीं चेक किया, लेकिन एक अच्छी खासी अगर आप कह रहे हैं इट इज़ 80%, इट कैन बी मोर देन दैट, बिकॉज इजेक्शन के दौरान हमें जिस तरह जब इजेक्शन पोस्चर बताया जाता था कि आपने प्रॉपर, उसका एक तरीका है कि सिट डायरेक्ट, फीट जो है ना वो पीछे करने हैं आपने रडर पैडल से, और बैक अगेंस्ट बैक रेस्ट, हेड अगेंस्ट हेड रेस्ट, क्योंकि अगर आपने इस तरह राइट लेफ्ट आपकी गर्दन है ना तो 18 to 20 Gs आपको पड़ती हैं ड्यूरिंग दैट इजेक्शन, जब रॉकेट्स फायर होते हैं तो उसमें आपकी गर्दन वहाँ वो टूट भी सकती है, या कोई जो जिस तरह आपने कहा ना कि वो कंप्रेस हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसके वर्टिब्रे को तो प्रेशर देता है ना, वो कंप्रेस तो करता है। बिल्कुल वो प्रेस हो जाती है। एक मैं आपको ब्रीफली कि एक बड़ी मशहूर एक वो इजेक्शन की तस्वीर है, एक जो थंडरबर्ड्स का पायलट F-16 से वो इजेक्ट कर रहा है, तो वो जब हॉस्पिटल से घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम छोटे हो गए हो, तो उसकी हाइट जो है ना आधा इंच 1 इंच, वो जो उसकी इतनी ज्यादा कंप्रेशन हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की कि उसकी हाइट जो है वो कम हो गई। तो ये डिपेंड, और कमाल की बीवी है, बजाय मियाँ के बचने का शुक्र करे वो उसकी हाइट की कंप्लेंट कर रही है। वही औरतें ही कर सकती हैं बस, ये अमेरिकन बीवी हर मियाँ की दुखी कहानी है। तो पॉइंट है कि वो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि किस एटीट्यूड में, किस स्पीड पे, किस ऑल्टीट्यूड पे इजेक्शन, अगर सेफ इजेक्शन नॉर्मल हुई है तो उसमें पायलट्स बच भी जाते हैं, दे ऑल फ्लाई अगेन। लेकिन इट इज़ जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा हो भी जाता है। मॉडर्न सीट्स अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहले मैं खुद, क्योंकि चाइनीज़ वेपन सिस्टम जो F-7PG और उसमें भी मार्टिन बेकर की सीट थी, लेकिन उसमें ऐसा हमने खुद देखा कि पायलट ने इजेक्ट किया, फिर वो मेडिकल बोर्ड के लिए गया और सेंट्रल मेडिकल बोर्ड वालों ने उसको अनफिट करके जो कैटेगरी सी होती है, कैटेगरी सी हो जाती है सारों की, मैंने देखा। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि जनाब हमने तो सारे एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया 100% और ये वो,
तो फिर ये कौन से सैम्स हैं जो मार रहे हैं और जहाज़ गिरा रहे हैं? इनके कल C-130 भी गिरा दिए, 2 ब्लैक हॉक्स को उड़ा दिया, बल्कि 2 C-130 गिरे हैं उनके क्लेम के मुताबिक। अमेरिका ने एक एडमिट किया। F-35 को हिट हो रही है, F-18 हिट हुए हैं, F-15 हिट हो रहे हैं, F-16 हिट हो रहे हैं। मेरा मतलब भाई एयर डिफेंस ख़त्म हो गई है, तो इस तरह सैम्स चल रहे हैं। ये असल में अगेन जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप तो वेल अबव माय पे ग्रेड, वो तो क्या कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। पाकिस्तान इंडिया में भी कभी 8 जहाज़ कभी 11 जहाज़। लेकिन इस पे मैं आपको जो टेक्निकल बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो 2 चीज़ें आती हैं ना, एक आपका जो रेडार बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो बेसिकली अगर वो कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया तो काफ़ी हद तक उनकी बात ठीक है। लेकिन वो इतना बड़ा कोई कमाल इसलिए लेकिन नहीं है सैम कि 7 तो ईरान बड़ी ने ऑब्सोलीट चीज़ हो गई है। अब उसको वो कहाँ जा सकता है 40,000 फुट पे अब मारेगा? नहीं, वो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने थे इनके पास S-300 और इस तरह की कुछ बैटरीज वो इन्होंने तबाह कर दी। लेकिन ईरान का जो डॉक्ट्रिन था वो था ही ऑफेंसिव एयर पावर पे कि हमने मिसाइल्स बनाने हैं और शाहिद ड्रोन्स बनाने हैं। उन्होंने अपने एयर डिफेंस को जो भी रीजंस थी, सैंक्शंस भी लगी हुई थी, तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मॉडर्न सैम्स, जैसे हमारे पास अभी HQ-9, इंडिया के पास S-400, तो ईरान ने ऐसा कोई मॉडर्न सिस्टम रेडार बेस्ड इंडेक्ट नहीं किया। जो थोड़े बहुत थे वो अमेरिका ने शुरू में तबाह कर दिए। लेकिन ये जो IR बेस्ड होते हैं ना, इंफ्रारेड, इसमें आपके मैन पैड्स भी आते हैं जो अपने शोल्डर माउंटेड कंधे पे रख के कोई भी बंदा कहीं भी पहाड़ी पे किसी बिल्डिंग की टॉप पे चढ़ जाए, जहां उसको टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली लो लेवल जो फ्लाइंग जो F-18 था जिस तरह, या वो F-35 था, तो उसका जो इंफ्रारेड का जो सिग्नेचर है ना, उसको तो आप नहीं छुपा सकते। वो तो वो लेकिन हीट सीकिंग ही जाएगा ना वहाँ पे। हीट सीकिंग ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। जी, और वो अपना दूसरा मिसाइल तो नहीं जाएगा ना? नहीं, दूसरा के लिए रेडार लॉक जरूरी है। आई थिंक रेडार्स का जो है ना, जो अमेरिकन का किसी हद तक क्लेम है कि ईरान के पास जो रेडार्स थे, जैसे मैंने बताया कि उनका डिफेंसिव एयर डिफेंस के ऊपर इतना ज़्यादा था ही नहीं फोकस पिछले कई सौ, मतलब 20-25-30 सालों से। दे वर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन ऑफेंसिव मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, कामिकाजी सुइसाइड ड्रोन्स उनके शाहिद जो हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूज़ होते हैं। तो उनके डिफेंसेस थे ही कम जो रेडार बेस थे। तो ये IR के जो मिसाइल्स हैं, जो इंफ्रारेड सीकिंग जो उनके होते हैं, उसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जिनको हाई लेवल रेडार या लो लेवल रेडार, आई थिंक वो उसका क्लेम थोड़ा अब यानी B-2 के अलावा कोई जहाज नहीं अमेरिका का जो ईरान ने हिट नहीं किया। या अब बेसिकली उनका F-35 भी आप सही कह रहे हैं हुआ है, F-18 की भी वीडियो आई है, F-15 भी आई है, तकरीबन F-22 आई थिंक उन्होंने यूज नहीं किया, या वो नहीं F-22 रैप्टर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। वो नहीं, इसराइल ने किया। नहीं, बिल्कुल इसराइल ने किया, अमेरिका ने नहीं किया। इसराइल के पास F-35 है, तो F-35 हुआ है, इसराइल इंडिया अमेरिकन दोनों ने किया, और F-35 हिट भी हुआ है। तो B-2 और F-22 के अलावा तकरीबन सारी ये जो हीट सीकिंग मिसाइल्स की तकरीबन जिनकी वीडियो आई है ना, उसमें वो एक F-18 था कि इट नैरोली मिस्ड, तो वो डैमेज होके वापस चला गया। A-10 एक क्रैश हुआ है 2-3 दिन पहले, जब ये F-15E के 2 पायलट्स ने इजेक्ट किया था। तो तकरीबन काफ़ी सारे इनके जो है ना वो लो लेवल के ऊपर आने के बाद ये 3-4 जो जितने भी हैं ये IR मिसाइल से इन्होंने हिट किए हैं ईरान ने। ब्रिगेडियर हारिस कुछ कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। मैं इनके साथ अब ये देखेंगे ईरान ने जो अभी आई डोंट नो हाउ इट इज ट्रू कि इजराइल के अंदर जो उनका सेफेस्ट एयर बेस था, वहाँ जैसे कि उन्होंने F-35 बहुत ज्यादा उनके जहाज, अब वो मैंने चेक कर रहा हूँ 40 एयरक्राफ्ट के वो क्लेम आए, लेकिन अभी तक मुझे जो है ना, कल परसों मैंने उसके ऊपर वो वीलॉग भी किया था, कंफर्मेशन नहीं हो रही है कहीं से मुझे उसकी। 40 जहाज उड़ते हैं तो अपना वो जी। वेरी क्विकली अनसाब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मुझे बताइएगा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ पावर्स दैट मे बी वो चाहती ही नहीं कि सीज़ फायर हो, और पाकिस्तान के एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ी पावर्स के लग रहे हैं कि सीज़ फायर ना हो और ज़रा अमेरिका और ब्लीड होता रहे। जी एब्सोल्युटली, मुझे भी ऑब्वियसली कि जिस तरह की सिचुएशन आ रही है उसके साथ साथ तो डेफिनेटली लग रहा है कि अमेरिका और इज़राइल की जो ये इस पूरे जंग के अंदर ये बुनियादी जो भी हमलात बढ़ते जा रहे हैं तेहरान के करीब भी। आज देखें हम डेट 37 पे बैठे हुए हैं और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रखी जा रही है, जहां बात
एक जगह तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। टिपिकल एक एजेंडा था, अमेरिका इसी तरह ऑपरेट करता है। और दूसरी तरफ जी स्टिक अप्रोच के मिलिट्री माइट एक्सर्ट की जा रही है। आई थिंक ये दोनों तरफ से ये एक वही मैंने आपको जैसे पिछली दफ़ा भी मेंशन किया था, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये एक वॉर विदाउट विक्ट्री टाइप का मॉडल है। क्योंकि यहाँ एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि ट्रम्प जब भी इस तरह के अल्टीमेटम देता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला ना जाए, इसके साथ साथ वापस जो अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट्स कह रही थी आज कि ईरान के सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने भी इस अल्टीमेटम को बिल्कुल बेकार और मतलब कि घबराहट में दिया हुआ एक बेवकूफ़ एक्शन करार दिया गया है। तो आई थिंक कि इस पूरे सिनारियो के अंदर जबकि इतनी ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, अमेरिका इस तरह की बात करे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस पूरे सिनारियो का जो फ़ायदा कुछ ऐसी नेशंस उठा रही हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली अगर पीस होती है डजंट वर्क आउट इन देयर फेवर। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो जिस तरह यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी यूएन का नाम ना लें, जो बेकार की बात है, छोड़ दें यूएन तो। आई मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम मेरे प्रोग्राम में उसका जिक्र करना। मैं बिल्कुल ये कहने आप बिल्कुल ऐसी बात है कि आप यूएन का नाम ले लें या आप मीशा शफी का नाम ले लें, वो एक ही जितने इम्पोर्टेंट हैं इस जंग में, दोनों का कोई फायदा नहीं है। मैं यही बता रही थी कि इट्स मोर थिएटर लग रहा है। वही कि जी हमने आज भी बता दिया कि कंडेमनेशंस भी आ रही हैं, 40 मुल्कों के लीडर्स ने वर्चुअल मीटिंग कर ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए। डिप्लोमेटिक नहीं, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। प्रेसिडेंट साहब, दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि एक तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन है बेसिकली, और जो काइनेटिक वॉर है वो तो नहीं हो रही है, दिस इज़ अ नॉन काइनेटिक वॉर। और इसमें स्पेस भी यूज़ हो रही है, इसमें EW भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें साइबर वॉरफेयर भी इस्तेमाल हो रही है। और लग ये रहा है कि अगर ईरान अमेरिका से आगे नहीं है तो कुछ ज़्यादा पीछे भी नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर इन्होंने ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह इस तरह की जिसकी इन्होंने धमकी दी है, तो रिटेलिएशन जो है वो UAE को और बहरीन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बेसिकली मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इजराइल इज गोइंग टू, अगर अमेरिका ये अभी तक जिस तरीके से इनकी कोई बातचीत नहीं करती है और जिसमें पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको समझ आ जाए कि इनकी मुलाकात हो जाए अमेरिका की और इनकी, दैट मीन्स कि अगर अमेरिकन और इसराइल ईरान की तरफ जाते हैं, वो जाके पावर प्लांट पे जो जाते हैं और उन्हें न्यूक्लियर साइट पर उन्होंने कहा कि रेडिएशन होगी, इससे पूरे खलीज को फर्क पड़ेगा, उससे भी नुकसान होता है। देन लाइक 100% ईरान ने कहा कि देन आई रिटेलिएट टू अमेरिकन नेशंस इन खलीज एंड दैट इज UAE, और उसके बाद आपके साथ बहरीन और टू एन एक्सटेंड तो बाकी दूसरे ममालिक में भी जा सकते हैं, जबकि उसको जाना नहीं चाहिए। तो इसके साथ इससे एस्केलेशन ज़्यादा हो गया। बहरीन में जाके वो डिसैलिनेशन उड़ा देता है उनका, या कुवैत में डिसैलिनेशन उड़ा देता है। मुझे आप बताइए कि इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल के वहाँ पर कोई लोग रह सकेंगे। अभी तक तो वो बेसिकली रिलीजियस रीजंस की वजह से उन्होंने पानी के प्लांट्स को हिट नहीं किया जो उनके फेथ है। लेकिन जब एक एक्सकेलेट ज़्यादा हो जाता है, अगर वो जाके ईरान को नुकसान पहुँचाता है इसराइल, जो कि वो छेड़छाड़ यही करेगा, उसके बाद क्या होगा? बात ये कि इसके लिए इट इज द टाइम टुमारो, अगर इनके जहाज ना गिरे होते अमेरिका के, तो दे कुड हैव अ फेस सेविंग जी हमने उनकी एयर पावर ख़त्म कर ली, मिसाइल लॉन्चर 80% ख़त्म कर दिए, न्यूक्लियर कैपेसिटी ख़त्म कर दी हमने, उसके बाद उनकी एयरफोर्स नेवी ख़त्म कर दी, सो वी हैव डिसाइडेड टू एग्जिट। वो ये कर सकते, लेकिन अब तो उनके पास एक्सक्यूज ही नहीं रह गया। नाउ दे हैव नो एक्सक्यूज। अभी बात तो है सिर्फ नेगोशिएशंस की, जहाँ पर आपके यूरोप, मेरे ख्याल में यूरोप वांट के अमेरिका को इस वक्त नेटो चाह रहा है कि एक्सपोज हो जाए, इतनी बातें कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, सी कि वहाँ कहाँ जाके कितना नुकसान हो जाए। और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा प्रेशर अभी इनके तरफ आ रहा होगा, वो भी इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री एक्शन जी बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए इसको परमिशन लेनी है, वो परमिशन नहीं मिल रही है। आर्मी कमांडर को इससे सैक करके रख दे, विच इज वेरी सीरियस थिंग। और इसका मतलब बहुत ज्यादा अंदर खिचड़ी पक रही है कि नहीं, दे डोंट एग्री टू हिज प्रपोजल।
और फिर अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी भी अपना काफी एक देखेंगे होल्ड लूज का जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको कल जो कांग्रेस सेनेट में काफी ज्यादा खूबसूरती भी उठानी पड़ी है। तो इस कॉन्टेस्ट पे देखा जाए तो अभी भी मौका है कि एक इस्लामिक ममालिक के 57 है। आई थॉट कि आज किसी हालत में भी इनको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते इस वॉर को रोकने के लिए, सब मिलके इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हो जाते। मुझे तो एक समझ नहीं आती कि इस्लामिक ममालिक सारा इफेक्ट उनको हो रहा है। वाई डोंट यू, आपको एक हफ्ता पहले बैठ जाना चाहिए था, उसमें ईरान को और अमेरिका को पुश करते जी क्या है मुज़ाकरात करें। अपने अपने इंटरेस्ट हैं सर, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन अली मुझे ये बताइएगा कि ईरान ने अमरीकी तैयारे तबाह कैसे कर लिए, मुझे बॉटम लाइन बताएंगे। इसमें बेसिकली जो जिस तरह मैंने बताया ना कि एक तो जो आईआर है उसका तो कोई तोड़ नहीं होता, जो मैन पैड्स आपने रखे हुए हैं कि चाहे F-35 जो कहने को आई डोंट नो लोग उसको इनविंसिबल क्यों कहते हैं, वो स्टेल्थ जो होती है वो सिर्फ रेडार के लिए होती है। उसका जो आईआर सिग्नेचर है F-135 उसका जो इंजन है वो काफ़ी मतलब इंजन की जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो फिर आईआर सिग्नेचर भी उसका इसी तरह ज़्यादा है। तो एक तो ये इंजन तो नहीं छुपेगा ना उसका, वो तो गर्मी छोड़ता रहेगा ना। आप हाइब्रिड कोई इलेक्ट्रिक जैसे वो गाड़ियों की तरह का कोई जहाज बना ले, तो जब तक उसमें जो टर्बोफैन इंजन है जिसमें कंबस्शन हो रही है, पीछे से वो आफ्टर बर्नर का प्लूम पूरा निकलता है, वो आग की तरह 6-7 फुट दूर तक जाता है। तो आईआर से तो आप जो है ना, ईरान के पास जो आईआर की गाइडेड जो भी उनके आईआर गाइडेंस वाले मिसाइल्स हैं वो तो एक थ्रेट रहेंगे, क्योंकि रडार्स आप तबाह कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल नोड था, यहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मैंने जैसे बताया कि जो छोटे छोटे शोरैट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या ये जो शोल्डर माउंटेड जैसे अफगान वॉर में थे स्टिंगर थे, हमने 1999 में अनजा से इंडिया का एक जहाज़ गिराया जिससे वो फ्लाई नाची की था कारगिल वॉर में, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये इनका तो तोड़ पहली बात मैंने कहा कि वो कोई नहीं हो सकता कि आप कोई क्लेम करे कि जी हमने उनके आईआर मिसाइल्स भी ख़त्म कर दिए हैं, ये तो थ्रेट रहेगा। दूसरा जो भी एक C-130 वाला उनका जो बेसिकली आ रहा है ना कि हम पायलट को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उस पर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि मुझे उनकी बात अमेरिका की थोड़ी सी इसलिए जो कि हमने खुद तबाह किया, बिकॉज अगर C-130 तबाह होता तो उसमें अभी जो एक कोलंबिया में हुआ था क्रैश हुआ था तो उसमें 20-24 के करीब जो है ना वो डेथ्स भी हुई थी। C-130 अगर ईरान शॉट डाउन करता तो उसके अंदर फिर वहाँ पे बॉडीज़ भी होनी चाहिए थी रैकेज के साथ, तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उन्होंने लैंड किया उसको अनप्रिपेयर्ड सरफेस पे अपने पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर पायलट को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वहाँ पे जो C-130 है वो दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकता था, तो उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रॉय उसको कर दिया। ये ईरान का मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक उनके लिए विन हो सकती थी अगर वो उस पायलट को पकड़ लेते। तो फॉर्चुनेट फॉर इंडिया, सॉरी अमेरिका के दो दिन तकरीबन अराउंड 48 आवर्स वो पायलट इजेक्शन के बाद ईरान में रहा, बट नाउ आई थिंक ही इज़ बैक। अगर वो दिखा देता ईरान पकड़ के तो फिर वो शायद अमेरिका के लिए फेस सेविंग का बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो पायलट नहीं पकड़ा गया तो वो मेरा ख्याल है ईरान का जो है ना एक गोल्डन चांस उनका लूज हो गया। जी क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है ना एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि IRGC ने अभी स्टेटमेंट दी है कि पायलट रेस्क्यू नहीं हुआ, ये गलत क्लेम है। अच्छा, ये फिर अगर वाकई ये अगर ये बात ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो पायलट जैसे मैंने कहा कि अगर वो पायलट पकड़ लिया गया और उसके बाद वो टीवी पे आपने उसको परेड करवा दी तो मेरे ख्याल में USA के बाद उसके पास फिर जैसे उनकी जो प्रेस्टीज और वो जो सारा कुछ है ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो दिस रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज अमेरिकन का बड़ा। लेकिन अली आपको याद होगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर 2 C-130 पहले भी गिरा चुका है और उसमें अपने कई 100 बंदे भी मार चुका है, आपस में ही टकरा गए थे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे, ठीक है ना, आपको याद होगा। सो इनका C-130 के जो पायलट्स हैं ना उनको ड्राइवर ही कह सकते हैं, हमको इतने काबिल नहीं है वैसे। वो आप ऑपरेशन ईगल क्लॉ की जो 1980 में जो US एम्बेसी के अंदर था वो उसमें वो उसकी बात कर रहे हैं 52 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन था कार्टर के टाइम पे। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो C-130 का अभी वाला जैसे मैंने कहा कि ये अभी आपके जो प्रोड्यूसर ने बताया है कि अगर तो वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो अपना जहाज़ ज़ाया ही करवाया, लेकिन मैं अभी तक उस पर क्योंकि वो आई वॉज इम्प्रेस्ड के जो अमेरिकन ने अगर अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, और मैं जो सोच रहा था कल से कि अगर ईरान ने वो पायलट पकड़ लिया जो कि अराउंड जैसे मैंने बताया कि 48 आवर्स तो हो चुके हैं क्योंकि परसों हुआ था ये आई थिंक 15 शूट डाउन, तो एक पायलट की रिपोर्ट परसों ही आ गई थी कि दैट हैज़ बीन रेस्क्यूड, दूसरा पायलट जो है दैट इज़ ऑन लार्ज, और वो अगर अभी भी जैसे आपको अभी पता चला है तो अगर ये बात है कि पायलट नहीं रेस्क्यू हुआ और अब मुझे ये समझ आ रही है कि जिस तरह आपके कौन से हैं A5 है F5 है क्या F6 है जहाज जो
आप लोग मेरे जोड़ा आज F7 पुराने जो F7 F7 एंड मिराजेस नाउ, नहीं F7 है ये मिग 21 का रिवर्स जी इंजीनियरिंग है। जी 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 यानी एक मिग 21 हमको मिल गया, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके जहाज बना लिया, मिग 21 ग्राउंड हो गया और ये आपका आज भी उड़ रहा है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया में वैसे मिग 21 भी उड़ रहा है। तो अब ये F-35 जो वहाँ पे क्रैश हुआ है, क्या चाइनीज इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं? नहीं, F-35 एक्चुअली वहाँ पे क्रैश जो वही अभी तक रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ईरानियंस ने रैकेज नहीं दिखाया F-35 का। वो F-35 डैमेज हुआ था एंड इट लैंडेड बैक इन जो उनका है ना अल दफरा एयरबेस यूएई का। तो वो अगर होता तो ऐसा, तो ये एक मैंने जैसे कहा ना कि ये गोल्डन माइन है, जो अगर वो पायलट पकड़ लें या कोई जहाज पकड़ लें, बिकॉज रशिया और चाइना दे वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि कोई भी F-35 की अगर कोई टेक्नोलॉजी उनको मिल जाए। अंजा, वेरी क्विकली इन क्विक वर्ड्स मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में इज देयर अ चांस फॉर पीस कि जंग होती रहेगी अभी? I think in terms of पाकिस्तान या in terms of economy भी I think जहाँ तक चांस है फॉर पीस की, नहीं। मैंने जैसे कहा, दिस इज़ अगेन वॉर विदाउट विक्ट्री। पीस वहाँ होती है कि जहाँ पे तीन पार्टीज़ का अलग अलग एजेंडा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होती है। अभी मुझे फ़िलहाल कोई भी चीज़ इस तरह कॉमन नहीं नज़र आ रही कि जिसके ऊपर कोई भी लास्टिंग सेटलमेंट हो सकती है। और पीस अगर होगी भी तो ये इट्स मोर टॉक लेट्स एक्शन, जो ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है होते हुए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जब तक कि कोई, हमने वो भी देखा है गज़ा के ऊपर भी कोई अभी तक लास्टिंग पीस नहीं हुई है। जितने भी पीस बोर्ड बुला लें, जब तक कि वो एक वेरीफाइबल लीगल या इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू किसी न किसी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस लगाया जाएगा, आई डोंट थिंक कि पीस होगी। और आई थिंक इस हक में भी नहीं है सारे। ब्रिगेडियर हारिस, क्या अमेरिकन मरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आई वेंट आउट, इसके ऊपर बहुत इनका नुकसान होगा। दे कैन नॉट डू। अगर ये जाएंगे वहाँ पर, उन्होंने पूरी माइंस बिछाई हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने अनमैन्ड बोट्स रखी हुई हैं, दे आर लोडेड विद मिसाइल्स एंड मेजर सबमरीन्स, सबमरीन उनके पास हैं, और वो सारा कवर्ड है आपके ड्रोन से और इनके मिसाइल से। ये इतनी कैजुअल्टीज इनकी होंगी, यू विल सी। और इसके साथ नॉट ओनली कैजुअल्टीज होंगी, बल्कि प्रिजनर्स इनके वहाँ पर हो सकता है वो कर ले। इसीलिए वहाँ पर नेटो नहीं जा रहा, बल्कि नेटो ये चाह रहा है मेरे ख्याल में कि लेट अमेरिका बी एक्सपोज, लेट देम लर्न अ लेसन के विदाउट नेटो अगर आप प्लान करते हैं तो वो हाउ इट इज गोइंग टू डू थिंक। अगर आप इजराइल के कहने पे, एक मुल्क के कहने पे जाके इतना बड़ा एक्शन कर रहे हैं विदाउट टेकिंग नेटो इनटू कॉन्फिडेंस, देन सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये मुझे लगता है कि यही नेटो इस वजह से दे आर क्वाइट। और आप देख लें फ्रांस के जो हैं जनरल, वो क्या बातें कर रहे हैं इनके जनरल्स के बारे में, इनकी डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में, इनकी वर्क कैबिनेट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बात करें, दे वेरी नॉट। फिर जो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट के लिए या उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए यूके के, तो ये चीज़ें ही शुड बी मैच्योर, वेरी इमेच्योरली। बात ये है कि आपको इस वक्त पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस हुए हैं, वहाँ जो स्ट्राइक आपके सामने वो है, और ही इज नॉट रियलाइजिंग कि बड़े दुनिया में क्राइसिस आने वाले हैं इस वजह से, एनर्जी के और इकोनॉमिक क्राइसिस। ही इज नॉट, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रियलाइजिंग कर रहे हैं। आपने तो ठीक है सैंक्शन लगा दिए, आपने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, मैक्सिको जा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ऑयल की जरूरत नहीं, मेरे से ऑयल खरीदे दूंगे। बट व्हाट हैपेंड टू दिस रीजन के अंदर, जहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल और गैस खत्म कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंड टू दिस, इस रीजन का क्या हाल है? बेसिकली वांट टू कंट्रोल चाइना, दैट इज द रीजन। लेकिन चाइना करते करते मेरे ख्याल दुनिया की कोई तबाही करने के चक्कर में। आन साहब, मेरा आपके लिए बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ज़रा प्लीज़ सुन लीजिएगा। मैं अभी महीना अमेरिका में रह के आया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे 40% ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ये ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उन पर मैन पावर नहीं है, लेबर नहीं है जो अंदर काम करने वाली है, जो सर्विस एरियाज़ को क्लीन करने वाले हैं सारे, वो आपके इमिग्रेशन क्वेश्चन मार्क वाले लोग होते थे ना बेसिकली वो सारे। फिर इसी तरह वहाँ पे मैंने देखा है कि टूरिज़्म, ये खुद उनके अपनी मीडिया की रिपोर्ट है, 50% रिड्यूस हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उनकी जो है वो कोलैप्स कर रही है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज़्म पे वो रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी एग्रीकल्चर हिट हो गई है, क्योंकि जितने ये मैक्सिकन और स्पेनिश थे सारे, जिनको इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद आते थे, वो यहाँ पे
मजदूरी के काम करते थे या हार्वेस्टिंग वगैरह का, इस तरह के, गोरा तो नहीं कर सकता ना, वो तो गिर जाएगा बेचारा, ये काम करते करते उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगी। तो अब अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर जो उसका नेक्स्ट डोर नेबर था जिससे उसको उम्मीद थी, कनाडा, उससे लड़के बैठ गया, मेक्सिको से लड़के बैठ गया फॉर डिफरेंट रीजंस। वो जो है ग्रीनलैंड के ऊपर उसने यूरोप को नाराज़ कर दिया। नेटो जो है ऑलमोस्ट अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, पता नहीं नेटो चलता भी है कि नहीं चलता। पूरे नेटो में हर मुल्क के निकलने की एक शिक मौजूद है, अमेरिका के निकलने की कोई शिक मौजूद नहीं है। सो दैट इज़ प्रैक्टिकली रिडंडेंट नाउ नेटो जो है। सो ईरान ने, जिसको 3 दिन में फतह हो जाना चाहिए था, उसने 36-37 दिन तो अमेरिका को और इजराइल को जॉइंटली रोक के रखा हुआ है, और अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कितनी देर और रोकना है या रोक सकता है। लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस वॉर, डू यू थिंक द बिगेस्ट लॉस विल बी दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उसकी सुपर पावर स्टेटस जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया। देखें, ये तो अमेरिका ने श्योरली रियलाइज कर लिया है अब कि वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इस मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो एक डिल्यूजन थी ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और कि हमें अब भी आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सिचुएशंस और जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, उसके अंदर आई थिंक एक बड़ा ज़रूरत है एक रियलिटी चेक की, जो उनको टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा, उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी दे रहे हैं, फिर भी उनको बात समझ में नहीं आ रही। आई थिंक कि जिस तरह से वो डिलूडेड हैं, मुझे लग रहा है कि अब अगला तो वो कहीं ये दावा ना कर दें कि मार्स को, लेट्स मेक मार्स ग्रेट अगेन, और वहाँ हमने लिंकन खड़ा कर दिया और वहाँ हमने F-35 भेज दिए हैं और सब कुछ अंडर कंट्रोल। वैसे अगर उनकी अटेंशन वहाँ पे चली जाए तो बहुत अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। मैं यही सोच रही हूँ कि काश इस तरह हो जाए। अच्छा, जहाँ तक फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की बात मैं करूँ, देखें स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन तो कहीं ना कहीं आ रही है। मैंने बात की कि देखें नेटो के अंदर भी एक बड़ा उनको एक सहारा था, वो भी नहीं मिला। उसके अलावा भी आप देखें कि एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जिस तरह वो बिल्ड करना चाह रहे थे, वहाँ से भी नहीं हुआ। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो थे कूपर, उन्होंने भी कह दिया कि अमेरिका को इस जंग के नताइज खुद संभालने पड़ेंगे। उसके अलावा ये भी देखा है कि डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली जिस तरह भी सपोर्ट उनको चाहिए थी, वो मुश्किल में पड़ गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि ये जो टाइमिंग है ये कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सितंबर 2028 में आने वाले हैं, लेकिन अनकरीब मिड टर्म है। वेरी, क्योंकि अब मेरे पास 1 मिनट रह गया, मुझे अली से एक सवाल पूछना था, बताएं क्यों। आई मीन आई थिंक दैट इज़ क्लियर इनफ। अली, ये तो नहीं है कि आने वाले दिनों में हम ये सोच रहे हो कि 10 F-16 खरीदने से बेहतर है हम 50,000 शायद ड्रोन खरीद लें, वो भी उतनी अंत बचा देते हैं। मैं इसमें बेसिकली ब्रीफली, अभी के टाइम आपके पास कम है, कि ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना अभी इस जंग के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद के जो एयर पावर है इनिशियली, वो उसके अंदर जो सैम्स हैं, रेडार्स हैं और जो एयरक्राफ्ट हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज में भी अभी और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी ठीक चल रहा है, तो ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैंड एयरक्राफ्ट F-16 ना लें, J-10C ले लें चाइना से। नहीं, हमने J-20 लेने हैं, J-20 लेने हैं अब J-10 के अलावा। और ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली, मादत के साथ लगता है कि आर्मर तो बिल्कुल रिडंडेंट होती जा रही है। जो लेबनान में भी हमने हाल देख लिया इजरायली टैंक्स का, और यूक्रेन ने जो रशियन टैंक्स का कर दिया, उसके बाद तो डर ही लगता है। असल में बेसिकली कन्वेंशनल जो वॉर है ना, जो ग्राउंड ट्रूप्स की है, वो वेरी वेरी लेटर स्टेज, व्हेन यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आपने कमांड करना खत्म कर दी है, आपने उनकी गवर्नमेंट की will to fight खत्म कर दिए, that is the minute you will go and occupy. It is only for occupation. Otherwise उसका पर्पस हो नहीं रहा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका, स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा आपका, अंजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात यह है कि ये जंग जो है आज रात को बहुत खौफनाक मरहले के अंदर दाखिल हो रही है, और मेरा ख्याल है कि आज रात से ये जो है इस जंग का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मरहला वो जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि हमला करने वाले जो है वो थक रहे हैं, वॉर फटीक हो रही है, तंग आ रहे हैं। तो कोई डेस्परेट मेजर्स ना हो जाए, बस अल्लाह ताला
हम सबको और अपने मानने वालों को, ईमान वालों को जो अपनी पनाह में रखे। Until the next time, Allah Hafiz.